एक नैतिक और आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। इतिहास उठा के देखिए तो स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा शक्तिमान नहीं कह चुका कि महिला सशक्त होगी तो समाज सशक्त होगा। जैसे गरीबी, बेरोजगारी या भ्रष्टाचार है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो नीतियां अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो। हमारे लिए सोशल मीडिया ने फायदा किया है या फिर फायदे से ज्यादा नुकसान है? आप उसको यूज कर रहे हैं या आप उससे यूज हो रहे हैं। संदेश ने हमेशा, सूचना ने हमेशा, संचार ने हमेशा जो है समाज को प्रगति दी है। और एक थ्योरी भी इसलिए कहती है, गेट कीपिंग थ्योरी है जी, कि भैया कितना देखना है और क्यों देखना है। नमस्कार, मैं यदुराज, लोकतंत्र मीडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री रुद्रेश नारायण मिश्र जी, जो श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज में हिंदी पत्रकारिता विभाग में कार्यरत हैं। नमस्कार सर। आज हमारे इस पॉडकास्ट का विषय रहने वाला है सामाजिक मुद्दे। तो हमारा देश जनसंख्या के हिसाब से, अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से लगाया जाए तो जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन आज भी यहाँ पर अनेकों समस्याएं हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी या भ्रष्टाचार। तो इन सब मुद्दों पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक नैतिक और आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? नहीं, किसी भी समाज को लेकर और इन चीज़ों को, जैसे आपने बताया गरीबी जी और बाकी चीज़, गरीबी देखिए हर देश की अपनी जनसंख्या के आधार पर या फिर किसी भी चीज़ के आधार पर गरीबी हर देश में है। उसको ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि गरीबी पूरी दुनिया में ख़त्म हो गई है, पूरी दुनिया में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो गरीबी की समस्या है, उस समस्या की अगर बात करें तो यह समस्या प्रत्येक देश में अलग अलग तरीके से है। जैसे भारत में भी यह समस्या हमेशा बनी हुई आ रही है। गरीबी चाहे वो आज़ादी से पहले की हो, आज़ादी के बाद के वर्षों का हो या अभी का हो। हाँ, इसमें सुधार यह हो सकता है कि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो नीतियाँ अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो। गरीबों के लिए जो नीतियाँ हैं वो गरीबों तक पहुँचे और इस तरीके से गरीबी मिटाई जा सकती हैं। और बाकी जो सामाजिक समस्याएं हैं वो सामाजिक समस्याएं समय के आधार पर, ये कहा जाता है कि जो सरकारी या सरकारी तंत्र के साथ में जो समाज की अपनी व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं वह व्यवस्थाएं होती हैं जो स्वयं व्यक्ति इसको देख सकता है। स्वयं व्यक्ति कब देखेगा? जब स्वयं व्यक्ति उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानेगा जी। छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा, उदाहरण बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए कि रोड पे चलते हुए कई बार आपने देखा होगा या हम भी देखते, कई बार कोई कूड़ा कहीं भी फेंक देता है। तो यह एक सोशल सेंस है, ये सिविक सेंस है कि उस सिविक सेंस का इस्तेमाल करते हुए यह लोग अपने सिविक में लेके आए, अपने दिमाग में लेकर आए कि भाई ये हमारी भी जिम्मेदारी है। क्योंकि हर जगह पुलिसिया कार्रवाई नहीं हो सकती है और पुलिस हर जगह मौजूद नहीं हो सकती है। तो इसलिए यह सिविक सेंस के लिए भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है को करे और इस तरीके से समाज में सुधार हो सकता है। सर, आपके हिसाब से एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? क्या क्या परिवर्तन आज के हिसाब से होने चाहिए कि एक आदर्श समाज हमारा बन सके? आदर्श समाज, जब हम आदर्श की बात करते हैं एक, तो इसमें आदर्श समाज के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया, आदर्श समाज के लिए सबसे बड़ी जरूरी है व्यक्ति की जिम्मेदारी जी। जितने भी व्यक्ति हैं जो अपनी आप की जिम्मेदारी समझें। हम किसी भी राज्य की सही संकल्पनाएं तभी कर सकते हैं जब हम उसको सही प्रकार से चला सकें, और वो तभी सही प्रकार से चलेगा जब उसके लिए लोग अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपनी चीज़ों को समझे और सही तरीके से उसका निर्वहन करें। कई बार क्या होता है कि जो सरकारी संपत्तियां होती हैं, हम कहने के लिए सरकारी संपत्तियां कहते हैं उसको, लेकिन वो संपत्तियां किसकी होती है? वो सभी उस राज्य में रहने वाले, उस क्या कहते हैं देश में रहने वाले सभी लोगों की संपत्ति है, क्योंकि उसका इस्तेमाल सिर्फ एक व्यक्ति नहीं करता है। तो यह भी जिम्मेदारी है। जिस तरह के, जैसे अभी कुछ समय पहले की कुछ वीडियोज वायरल वगैरह होते हैं या कुछ ऐसे होते हैं, तो उसमें लोगों को देखा जाता है वो किस तरह के कृत्य करते हुए मिलते हैं। तो इस तरह के कृत्यों को छोड़कर जो अपनी जिम्मेदारी समझना शुरू कर देंगे तो आदर्श समाज का निर्माण स्वयं होता चला जाएगा। सर, मेरा कहना ये भी है कि अगर हम समाज की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को हम नहीं छोड़ सकते। हमारे समाज पे आज सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो आप सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं कि क्या हमारे लिए सोशल मीडिया ने फायदा किया है या फिर फायदे से ज़्यादा नुकसान किया है? देखो, सोशल मीडिया की बात करें, देखिए दो चीज़ें होती हैं। जब हम किसी नॉर्मल इसी टूल्स है ये, जब किसी उपकरण का इस्तेमाल हम कर रहे हैं या उपकरण इस्तेमाल हमारा कर रहे हैं, दो तरीके की चीज़ें हैं। जैसे फ़ोन का एक एग्जांपल दूंगा। अब फ़ोन का इस्तेमाल, फ़ोन से आप इस्तेमाल हो रहे हैं या फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप कोई रील चला रहे हैं और रील एक चलाते चलाते 2 घंटे 3 घंटे आप उसमें दे रहे हैं, तो यानी आप फ़ोन आपको इस्तेमाल कर रहे हैं।
लेकिन आपको पता है कि हमें क्या देखना है, कौन सा कंटेंट देखना है, कैसे देखना है जी। जब आप इसकी बात करते हैं और इतना उस लिमिट लगाते हैं, तो यानी आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोनों चीजें हैं। इसी तरीके से सोशल मीडिया आप नहीं छोड़ते, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया कितना इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किसके लिए इस्तेमाल करना है। सर, आज की सरकार भी हमारी सोशल मीडिया को बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बुला के सम्मानित करते हैं, तो इसको आप कैसा देखते हैं कि सरकार भी सोशल मीडिया को बढ़ावा दे रही है? मैं एक ही चीज कह रहा हूँ, मैंने अभी जो कहा पिछले प्रश्न का जवाब में कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों। नॉर्मली अगर जर्नलिज्म की 5W1H की बात करें जी। तो 5W1H जहाँ पर अगर हम लगाते हैं तो वो हमारे फायदेमंद के लिए है, हमारे फायदे के लिए। लेकिन जहाँ पर इन सवालों के घेरे से जब हम अलग हो जाते हैं तो जाहिर तौर पे वो हमें नुकसान करेगा। जैसे आप कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर को बुलाया, कैसे इन्फ्लुएंसर को बनाया? उन इन्फ्लुएंसर को बुलाया जो सोशल कहते हैं ना स्ट्रेटेजी में अपना काम कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे ऐसे हैं जिसको एडल्ट जो कंटेंट है क्रिएट करते हैं। आप उसे देखने के लिए उनकी लाखों में व्यूज हैं, लेकिन यह सोसाइटी को सोचना पड़ेगा, एक आम व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि उस कंटेंट को ना देखे। तो ये समझ पैदा करने के लिए तो कोई सरकार या सत्ता या फिर कोई ऐसा कुछ कोई कर नहीं सकता है। ये तो आपके सेंस में होना चाहिए कि हम कौन सा कंटेंट देख रहे हैं। जर्नलिज्म वगैरह में और इस तरह में तो हमारी थ्योरी भी इसलिए कहती है, गेट कीपिंग थ्योरी है जी, कि कितना देखना है और क्यों देखना है। यह जब तक हम तय नहीं करेंगे, जब तक इस चीजों को हमारे पास जवाबदेही नहीं होगा इन चीजों को लेकर, तब तक जो है हम जो है उस कंटेंट के जाल में फंसे रहेंगे कि कौन सा कंटेंट। आज एक छोटा बच्चा जो है, एक छोटी जब माँ जो है कोई काम कर रही होती है या कहीं बस में जा रही हो तो कहीं जा रही होती है तो छोटे बच्चे को अपना मोबाइल दे देती है। अब वो बच्चा रील्स को अप्स एंड डाउन कर रहा है। अब उसको एडल्ट कंटेंट भी देख रहा है, नॉर्मल कंटेंट भी देख रहा है। 5 साल का बच्चा, 3 साल से ऊपर का बच्चा जो है ऐसे कंटेंट देख रहा है जो कि 18+ वाले को देखना चाहिए जी। तो यह चीजें भी माँ बाप को ध्यान देना होगा और माँ बाप को भी वह सिविक सेंस आनी चाहिए कि हम इसके थ्रू बच्चा उनका कहाँ जा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले की एक रिपोर्ट है जी, कुछ समय पहले की, आप किसी छोटे बच्चे को मोबाइल दीजिए लगातार और उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, वो लड़ाई झगड़ने करने लगेगा, आपको मारने पीटने लगेगा। क्यों लड़ाई मार पीटने करने लगा? क्योंकि वो अकेला पड़ जाता है। अब उस मोबाइल, पूरी दुनिया उसकी मोबाइल लगती है कि यही मेरी दुनिया है। तो जब तक उसकी उस दुनिया से, आभासी दुनिया से, इसको फैंटेसी की दुनिया कहते हैं, आभासी दुनिया कहते हैं, फतांसी दुनिया कहते हैं, इस फतांसी दुनिया से जब तक आप किसी चीज को नहीं निकालोगे तो इस फतांसी दुनिया में सिर्फ बच्चे ही नहीं पढ़ रहे हैं, आज बच्चे से लेके बुजुर्ग तक पढ़ गए हैं, फैंटेसी में जी रहे हैं। उस फैंटेसी से निकलना बहुत जरूरी है और जब हम निकलेंगे तभी हम सोसाइटीज को, उस सिविक सेंस को सही तरह से इस्तेमाल कर सकेंगे। सर, जैसा कि आप भी जनसंचार विभाग के अध्यापक हैं, तो आज संचार का कितना महत्व है समाज का निर्माण करने में? किस तरह से हमारा जो समाज है वो प्रभावित हो रहा है संचार विभाग? देखो, संचार आज से नहीं, परंपरागत रूप से भी और ऐतिहासिक संदर्भों भी जब हम संचार की बात करते हैं तो पहले संचारक के तौर पे नारद मुनि को याद करते हैं। भगवान नारद को जो है, नारद मुनि को हम याद, क्यों नारद मुनि को याद करते हैं? क्योंकि वह संदेश को इधर से उधर पहुंचाते थे। तो संदेश पहुंचाने का जो काम है, संदेश ने हमेशा, सूचना ने हमेशा, संचार ने हमेशा जो है समाज को प्रगति दी है। अब संचार की अगर संचार नहीं अगर किसी व्यक्ति के बीच में होगा, समाज के बीच में नहीं होगा, किसी राज्य और देश के बीच में नहीं होगा, तो उसकी जो विकास की अवधारणा है वह रुक जाएगी जी। तो इसलिए संचार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। संचार नहीं, आपको याद नहीं होगा, लेकिन जब मैकब्राइड कमीशन बना और उसके बाद मैकब्राइड कमीशन के बाद में जब न्यूको आया, न्यूको जो न्यू वर्ल्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑर्डर था, उस कम्युनिकेशन ऑर्डर में देख सकते हैं कि सूचना का प्रसारण के लिए बात कही गई। आप तकनीकी विकास से लेकर समाज के विकास में संचार का बहुत बड़ा महत्व है और इसको इस तरह समझना चाहिए कि संचार अगर नहीं होगा, एक छोटी सी बात है, मैं बीच में कर रहा हूँ कि अगर मान ली 2 व्यक्ति आपस में कोई झगड़ा कर लेता है, दोनों का ईगो इतना बड़ा है कि संचार नहीं कर पाता, वो संचार की कमी के कारण वर्षों तक उनका ईगो चलता रहता है। लेकिन जब वही आपस में बात कर लेते हैं, संचार की एक प्रविधि है, जो तो आपस में इंट्रा कम्युनिकेशन कर लेते हैं तो वो उनकी ईगो मिट जाती है। तो सोचिए, जब एक छोटी सी चीज के लिए संवाद जरूरी है, संचार जरूरी है,
एक देश के लिए, राज्य के लिए संचार कितना जरूरी हो। जी सर, आपने जैसे कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के लिए बात की, तो हमारे कहीं ना कहीं जो समाजों में सबसे छोटी इकाई है परिवार, तो परिवारों पर जो असर पड़ रहा है आजकल वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो संख्या आजकल परिवारों के टूटने की संख्या है वो कहीं आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके पीछे क्या जो मीडिया है उसका भी हाथ है, या सोशल मीडिया पर केवल ध्यान देना, अपने समाज परिवार पर ध्यान ना देना, ये कहाँ तक कॉन्टेक्ट करता है? जहाँ तक परिवार टूटने की बात है और बाकी चीज़ों की बात है, भारतीय समाज में अगर भारतीय समाज को देखा जाए और परंपरागत तौर पे देखें तो भारतीय समाज जो था वो क्या था, वह परिवार में बहुत सारे लोग होते थे। वह अकेला परिवार मतलब अकेला एक सिर्फ माता पिता नहीं होते थे, उसमें दादा दादी और बाकी सारे लोग होते थे। सिर्फ एकल परिवार नहीं, संयुक्त परिवार हुआ करता था। तो क्या होता था उस समय सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती हैं, कैसे किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, बच्चों को खेलने के लिए, कूदने के लिए। आज जिंदगी जो है मोबाइल पर और सोशल मीडिया पर टिक गई है बच्चों की। और आजकल के माँ बाप चाहे मानो एक शिक्षक वगैरह को जो है, अब बच्चा अगर कुछ गलत कर दे, शिक्षक कुछ कह दे तो माँ बाप लड़ाई झगड़ा करने चले जाते हैं। तो लड़ाई झगड़ा करने चले जाते हैं तो बच्चा देखता है कि भाई मेरे लिए लड़ने के लिए कोई ना कोई तो है ही। और यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनके अंदर, उनके मन में जो है एक नई तरीके की सोच पैदा हो जाती है। वही लड़ाई झगड़ा कि यार हम तो ऐसे हैं, हमारे पीछे वो है। पीछे होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसे सबल बनाइए, मजबूत बनाइए। और यही आदतें, लेकिन जो सबल मजबूत के बजाय उनको आप सोशल मीडिया और इस तरह की चीजों में धकेल रहे हैं, उनको गलत तरह से उनको अगर सूचनाएं दे रहे हैं या गलत तरह की उनको पालने की, या उसके उनके मन में कुछ चीजें बैठा रहे हैं, ये गलत जो है वो उसको गलती के आयाम तक ले जाता है और इससे परिवार बहुत ज्यादा टूटता है। और परिवार टूटने का कारण सिर्फ आप देखिए, जैसे कि अभी मैं 2 दिन पहले एक न्यूज पढ़ रहा था, एक स्त्री जो है वो कह रही है कि मैं अपने पति को छोड़ दूंगी लेकिन सोशल मीडिया को नहीं छोड़ूंगी, उस पर फोटो डालना। तो ये बड़ी एक अजीब तरीके है कि जो सोशल मीडिया है, मैंने यही कहा शुरू में कि सोशल मीडिया है, आप उसको यूज कर रहे हैं या आप उससे यूज हो रहे हैं। तो और दूसरी बात यह है कि जब एआई के जैसे जमाने आ गया है तो आपकी फोटोग्राफ्स या बाकी चीजें एआई किस तरह से इस्तेमाल करेगा इसका कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि वह तो बहुत खतरनाक तरह से जो है आने वाली समय पर जो है रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर मैं फिर कहूंगा कि एआई के थ्रू आप इस्तेमाल हो रहे हैं या करेंगे, ये दोनों में अंतर है। तो करने वाली पद्धति में रहिए, होने वाली पद्धति में मत रहिए। अगर होने वाली पद्धति में रहेंगे तो जीवन खराब होगा। और संबंध विच्छेद सबसे बड़ा कारण आज है ईगो। संबंध विच्छेद का इसलिए ईगो कारण है कि आज कोई भी नीचे झुकने को तैयार नहीं है। सब अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अपने आप को सुपीरियर मान के अगर बैठ जाएंगे तो संबंध विच्छेद तो होगा ही। सर वही, ऐसा क्या बदलाव हुआ है समाज में कि आज जो ये परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है कि इतने ज्यादा परिवार टूट रहे हैं, ईगो आ किस वजह से रहा है, क्या कारण है समाज में परिवर्तन का? जो ईगो आ रहा है, सबसे बड़ी बात कि लोग एकत्ववादी ज्यादा हो गए हैं। लोगों के लिए दुनिया जो है वो फैंटेसी हो गई है। मोबाइल के थ्रू उनकी जो मस्तिष्क की खाना पूर्ति है वो हो जा रही है। पहले ये खाना पूर्ति किताबों से होती थी, परिवार से होती थी। जब परिवार नहीं बचा, इस तरह की चीजें नहीं बचा, अकेला करना है, ये करना है, तो ऐसे में क्या होता है, परिवार का विघटन होना शुरू होता है। तो परिवार के विघटन के लिए पहली जिम्मेदारी तो जो न्यू जनरेशन ऑफ मदर एंड फादर हैं, सबसे पहली जिम्मेदारी तो उनको बनती है कि वो बच्चों को सिखाएं सही तरीके से। बहुत सारी चीजें नहीं सिखा पाते हैं वो लोग। माँ अपनी ड्यूटी पर है, पिता अपनी ड्यूटी पर हैं, उन्होंने बच्चों को कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। तो उन पर ध्यान नहीं दिया तो सिंपल सी बात है, उन्होंने जहाँ से चीजें सीखी उस तरीके से करते चले गए। और बाद में जो है वो कई बार इतने इगोइस्टिक हो गए कि मैं उसकी क्यों सुनूं, मैं उसका क्यों करूं, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो ऐसे में जो है संबंध विच्छेद होने के बहुत सारे कारण रहते हैं। सर पिछले कुछ दिनों से महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है और महिला सशक्त भी हुई है किसी भी क्षेत्र को लेकर देखें, तो क्या ये भी एक कारण है कि महिला अगर आर्थिक रूप से सशक्त है तो वो अपने पति से या फिर अपने मतलब और भी लोग हैं उनसे दबने की बजाय उनके बराबर में आने की सोचती है, तो क्या परिवार टूटने का भी ये एक कारण हो सकता है? देखिए, महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है जी, क्योंकि एक महिला सशक्त होती है तो परिवार सशक्त होता है। एक महिला सशक्त होने के कारण कम से कम नहीं भी तो 5 से 10 परिवार सशक्त होता है जी।
तो महिला सशक्तिकरण तो जरूरी है और महिला सशक्त होना भी चाहिए, लेकिन महिला चाहे पुरुष, जी। आप ये कहेंगे कि सिर्फ अगर महिला सशक्त हो गई हैं कि ये कारण है संबंध विच्छेद का, जी। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली सोच जो है हमारी वह उस पर निर्भर करता है। सोच को कैसे बदला जा सकता है? जो पुरुष प्रधान वाली सोच है कि अगर महिलाएं सशक्त हुई हैं तो केवल कहीं ना कहीं को वो कारण होता है कि अगर उनके पास अपने समर्थ है वो, तो वो झुकती नहीं है। लेकिन हमारी जो समाज की मेंटेलिटी है वो इस हिसाब से है कि अगर पुरुष के कहने से नहीं होगी, पुरुष के कहने में अगर औरत नहीं होगी तो कहीं ना कहीं समाज ये नहीं, परिवार देखिए मैं तो इसमें झुकने और ना झुकने वाली कोई बात नहीं है जी। महिला अगर सशक्त होगी, मैं पहले कह चुका कि महिला सशक्त होगी तो समाज सशक्त होगा। दूसरी बात कि पुरुष और महिला जीवन के दो धुरी हैं, जैसे शिव और शक्ति हैं जी। हर पुरुष में एक महिला होती है, हर महिला के अंदर जब दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, शक्ति का अंबार होता है, शक्तियां बढ़ती हैं, तो समाज की शक्ति बढ़ेगी, परिवार की शक्ति बढ़ेगी। अगर एक व्यक्ति 20 रुपए कमा रहा है, पहले क्या होता था कि परिवार में एक व्यक्ति कमाता था, 20 लोग खाने वाले होते थे। आज अगर स्त्री पुरुष दोनों मिलकर कमा रहे हैं और अच्छे से परिवार चल रहा है तो ये अच्छी तरह की सोच माननी चाहिए। लेकिन जहाँ संबंध विच्छेद की बात है, जहाँ संबंध विच्छेद होने लगता है, तो वहां पर हमारी सोच को बदलना जरूरी है। क्योंकि हमारे अगर परंपरागत तौर पे आप देखेंगे, चाहे आप पूरा का पूरा इतिहास उठा के देखिए, तो स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा शक्तिमान नहीं हैं। कहीं नहीं कहूंगा, जब माँ दुर्गा और काली का आप रूप देखिए तो उसमें क्या है, वो देवताओं से ज्यादा शक्तिशाली है। तो शक्ति का यह नहीं, लेकिन शक्ति है, लेकिन क्या है, वह एक बराबर की शक्ति है, जो समझती हैं कि शक्तियां मेरे पास में है, लेकिन अधिकार सभी का है। तो पुरुष के पास भी हमेशा शक्ति रहा है, तो लेकिन उनको बहुत सारे ऐसे देवताओं जो स्त्रियों को बराबर का अधिकार मिला है। तो बराबर का अधिकार होना चाहिए और ये सोच होनी चाहिए। मैंने हमेशा ये कहा कि सोच जो है आज के टाइम पर ये अगर बदल रही है तो उसको सुधारने की जरूरत है। उसको कोई भी टेक्नोलॉजी या किसी भी समाज में कोई ऐसी अगर सोच है तो उससे प्रभावित ना होकर, यानी किसी दूसरे व्यक्ति का भी, क्योंकि उसने किया तो हम भी ऐसा कर ले, कई बार ऐसा भी होता है, तो उस प्रभाव को में ना आकर हम ऐसा होना चाहिए कि उसको यह देखना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कि अच्छा क्या हो सकता है, समय कैसे बदला जा सकता है, अपने आप को कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही सर आगे हम आपसे कांटेक्ट करते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।